डियर स्टूडेंट्स, कल अपनों ने मृदा का क्लासिफिकेशन देख लिया था। आज अपने चैप्टर के अंदर दो मृदा की डेफिनेशन दे रखी है, एक तो पृष्ठ मृदा, दूसरी अमृदा, और उनमें क्लासिफिकेशन कर रखा है, उनके बारे में देखेंगे। तो एक तो दे रखी है अपनों को पृष्ठ मृदा और दूसरी दे रखी है अमृदा। इन दोनों में डिफरेंस कर रखा है। तो पृष्ठ मृदा किसे कहेंगे? जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होगी, यानी मृदा की सबसे ऊपरी परत होगी, कहां तक? 0 से लेके 15 सेंटीमीटर की जो परत होगी, जैसे ये पृथ्वी है और इसकी यहां तक मान लो कितने आ रहे हैं, 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक की जो मृदा पाई जाएगी पृथ्वी पर, उसे किस में काउंट करेंगे? अपने पृष्ठ मृदा में काउंट करेंगे। उसके बाद में जो नीचे वाली मृदा होगी, जो यहाँ पर पाई जाएगी जब अपने खुदाई करेंगे, यानी 15 सेमी से नीचे वाली जो मृदा होगी, उसे किस में काउंट कर लेंगे? अपने अमृदा में काउंट कर लेंगे। पृष्ठ मृदा के लिए लंबाई डिसाइड कर रखी है कि पृथ्वी की सतह से क्या करो, 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक, यानी ऊपर क्या होगा? 0, जो सतह होगी उसे 0 मान लेंगे। उसके बाद नीचे वाली सतह आएंगे, अपने 15 सेंटीमीटर तक खुदाई करेंगे, वो किस में काउंट होगी? तो वो पृष्ठ मृदा में काउंट होगी। और 15 सेमी के बाद में जो खुदाई करेंगे अपने, तो वो किस में काउंट हो जाएगी? अमृदा में काउंट हो जाएगी। तो इनके बीच में तो अपने को पता है कि पृष्ठ मृदा है, तो इस पृष्ठ मृदा पर क्या हो सकता है कि सभी कृषि प्रकार की क्रियाएं किस पर की जाएगी? पृष्ठ मृदा पर की जाएगी, क्योंकि यहीं पर क्या हो सकती है, जो कृषि से संबंधित औजार है वो क्या कर सकते हैं? इस पर चल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में क्या हो जाती है? मृदा कठोर हो जाती है, कण क्या होते हैं? पास होते हैं, और क्या होते हैं? गिल्ले होते हैं, जिसके कारण उन पर क्या नहीं कर पाते? चट्टानें मिलती है, थोड़े थोड़े कंस मिलते हैं, यानी कंकर मिलने लग जाते हैं, जिसके कारण वहां पर मृदा, यानी उस पर क्या नहीं कर पाती? मशीनरी क्रिया नहीं चल पाती। यानी जो भी खेती की क्रियाएं अपने किस पर करेंगे? वो पृष्ठ मृदा पर करेंगे, न कि किस पर करेंगे? अमृदा पर। तो ये पृष्ठ मृदा होती है, पूर्ण रूप से क्या होती है? अपसहित होती है। पूर्ण रूप से क्या होती है? अपसहित होती है। और ये क्या होती है? आंशिक रूप से अपसहित होती है। आंशिक अपसहित होती है। ये पूर्ण रूप से अपसहित और आंशिक अपसहित मतलब इसमें तो क्या होते हैं कि कण पूरे रूप से छोटे छोटे बारीक कणों में विभक्त हुए मिलते हैं। मतलब पूर्ण रूप से उसका क्या हुआ होता है, जिनसे ये मृदा का निर्माण हुआ, जिन चट्टानों से निर्माण हुआ, वो चट्टानें पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाती है? जो मृदा के कण होते हैं, जिनके कणों का आकार डिसाइड किया होता है, उन कणों में विभक्त हो जाते हैं। तो उसे क्या बोल देते हैं? अपसहित मृदा बोल देते हैं। और आंशिक अपसहित मृदा वो होती है कि उनमें जो कंकड़ भी पाए जाएंगे, मृदा के साथ साथ में उनमें क्या पाए जाएंगे? कंकड़, पत्थर, इस टाइप के पाए जाएंगे। उसे किस में काउंट कर लेते हैं? आंशिक अपसहित में काउंट कर लेते हैं कि अभी तक इनका पूरा क्या नहीं हुआ? अपक्षय नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक इनमें मेन डिफरेंस तो इसका हो जाएगा कि ये पूर्ण रूप से क्या होती है? अपसहित होती है, और ये आंशिक रूप से अपसहित होती है। तीसरी कंडीशन इनमें कि ये क्या होती है कि इनमें मृदा का वातन, मृदा में क्या होता है? वायु का वातन अच्छा होता है। वायु वातन क्या होता है? अच्छा होता है। वायु वातन का मतलब कि जो गैस, यानी वायुमंडल से जो गैस है वो मृदा में क्या होती है? इनमें अच्छी होती है। मतलब वो वायु इस मृदा के अंदर, यानी पृष्ठ मृदा के अंदर क्या हो सकती है? संचयित हो सकती है। जैसे अपनों ने देखा था कि रंध्र अवकाश में क्या होता है कि 15% जल पाया जाता है, 25% जल पाया जाता है, और 25% ही क्या पाया जा रहा था? द्रव पाया जा रहा था। जो 25% गैस थी, रंध्र अवकाश देखा था ना अपनों ने, 50% भाग होता है, जिसके अंदर 25% द्रव होता है और 25% क्या होता है? वायु होती है। ये वायु और द्रव मिलकर ही क्या कहलाते हैं? रंध्र अवकाश कहलाते हैं। रंध्र अवकाश में वायु की मात्रा कितनी थी? 25% थी। तो ये पृष्ठ मृदा ही होती है जो क्या करती है? वायु को ग्रहण करती है। मतलब वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान इनमें क्या होता है? अच्छा होता है। जबकि इनमें क्या नहीं हो पाता? मृदा में वायु का वातन क्या होता है? कम होता है। सिंपल सी चीज है, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली परत है, अपने को पता है ऊपर वाली परत है, तो वायुमंडल से आसानी से क्या रहेगी? अटैच रहेगी। यहाँ से होने वाली जो भी एक्टिविटीज है वो क्या होगी? इस मृदा में कन्वर्ट हो जाएगी।
लेकिन इसके नीचे वाली मृदा अपने को पता है कि इसके बाद में आएगी 15 सेंटीमीटर के बाद में, तो यहाँ तक वायु के पहुंचने की संभावना क्या होती है, कम होती है। कम होने के कारण इनका मृदा वायु वातन क्या हो जाता है, कम होता है। मृदा में वायु का वातन अब पृष्ठ मृदा में क्या होता है, ज्यादा होता है। मृदा में वायु का वातन का मतलब है कि वायुमंडल से क्या करना है, गैसों का आदान प्रदान होना है। किसके अंदर, मृदा के अंदर। तो ये ऊपर वाली परत है, ऊपर वाली परत होने के कारण आसानी से इनमें क्या हो सकता है, वायु का आदान प्रदान हो सकता है। अपने को पता है कि ये अब मृदा होती है तो ये सबसे लास्ट में आती है, यानी 0 से 15 सेमी के बाद में आएगी। 15 सेमी के बाद में आने के कारण यहाँ तक वायु पहुंचने की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। कम होने के कारण इनके मृदा में वायु वातन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर तीसरी, ये सबसे ऊपर वाली परत मृदा है तो ये सबसे ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है, और ये क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। एक आपको दे दें पूर्ण रूप से अपक्षयित मृदा, दूसरी आपको दे दे कंकड़ों से रहित मृदा, तो आप किस पर कृषि कर पाओगे, पूर्ण रूप से अपक्षयित मृदा पर ही कर पाओगे, और उस पर ही क्या होगी, सबसे ज्यादा फसल उगेगी। और जो कंकड़ रहित मृदा होगी उस पर क्या होगी, कम रूप से फसल उगेगी। कम रूप से फसल उगने के कारण वो मृदा क्या हो जाएगी, कम उपजाऊ हो जाएगी, और जिस पर ज्यादा फसल उगेगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। तो अपने कह सकते हैं अब मृदा क्या होती है, कम उपजाऊ होती है, और ये जो पृष्ठ मृदा होती है वो क्या होती है, ज्यादा उपजाऊ होती है। तो ये इनके डिफरेंस का आधार रख लेना। दूसरा, इनका रंग क्या होता है, गहरा भूरा रंग का होता है, और इनका रंग क्या होता है, हल्का पीला रंग का होता है। इनका रंग क्या होता है, गहरा भूरा रंग का होता है, और इनका रंग क्या होता है, हल्का पीला रंग का होता है। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर इनका रंग हरा भूरा की जगह हरा काला भी दिखाई देने लग जाता है। जैसे काली मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में, लेके देख लो। जालोड मिट्टी पाई जाती है जिसका रंग क्या होता है, लाल टाइप का होता है, वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, राजस्थान की पूर्वी साइड में देख लो। तो उसकी उसी टाइप से पीली मृदा भी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में देख लो, वहां पर पाई जाती है। तो इस टाइप से इनका रंग फिक्स किया हुआ कि भारत में या विश्व के क्षेत्र में देखते हैं तो जो अमृता पृष्ठ मृदा निकल के आती है उसका रंग कौन सा होता है, गहरे भूरा रंग का होता है, और जो अमृता निकल के आती है उसका रंग कौन सा होता है, तो हल्का पीले रंग का होता है। उसके बाद में एक डिफरेंस और आता है इनके अंदर। एक डिफरेंस ये होता है कि पृष्ठ मृदा में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि अमृता में क्या होती है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होगा कि जो अपने देखते हैं कि पृष्ठ मृदा होती है उस पर जो पेड़ पौधे की पत्तियां गिरेगी वो क्या करेगी, किस में कन्वर्ट करेगी, यानी उनको सड़ा गलाकर किस में कन्वर्ट करेगी, कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करेगी, जिसके कारण पृष्ठ मृदा पर क्या हो जाता है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जबकि अमृदा में अपने को पता है कि लास्ट में आएगी तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इनमें क्या होगी, कम होगी। तो ये इनके डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। ये सबसे 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होती है, उसके 15 सेंटीमीटर के बाद वाली अमृदा में काउंट होती है। पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है, आंशिक रूप से अपक्षयित होती है। मृदा का वायुवातन अच्छा होता है, मृदा में वायुवातन कम होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। ये ज्यादा उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ होती है। इनका रंग हल्के भूरा रंग का होता है और इनका रंग क्या होता है, हल्का पीले रंग का होता है। हल्का भूरा या गहरा भूरा भी बोल सकते हो, इनका हल्का पीला या गहरा पीला भी बोल सकते हो। इनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और इनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। तो ये पृष्ठ मृदा और अपमृदा में डिफरेंस था। पूछ लेते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में कि पृष्ठ मृदा और अपमृदा में डिफरेंस बताइए, तो ये आपको 5-6 डिफरेंस लिखने होंगे। उसके बाद में आती है मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं। तो आपको पहले भी इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये कोई पृथ्वी के धरातल सतह मान लो अपनी, यानी यहाँ तक क्या है, पृथ्वी है कोई, इसके ऊपर सतह मान लेते हैं, सॉरी ये तो ज्यादा होता है। एक अपने समतल सा सतह ले लेते हैं पृथ्वी का कोई। अब इस पृथ्वी की सतह से अपने जैसे काट लगाते हैं ऊर्ध्वाधर, जैसे कुआं खोदते हैं, तो अपने को पता है कि इनमें क्या दिखाई देते हैं, विभिन्न परतें दिखाई देती है। इन परतों को तो क्या बोल देते हैं, सहस्त्र बोल देते हैं। जब मृदा के ऊपरी काट लगाते हैं, अपने धरातल पर काट लगाते हैं,
तो विभिन्न टाइप के अपने को सहस्त्र दिखाई देते हैं। जैसे कुएं में अपने खुदाई करते हैं, कुएं को खोदते हैं, तो कुएं की जब खुदाई करते हैं तो अपने देखते हैं कि मृदा का रंग चेंज होता जाता है, कि एक जगह ऊपर वाली मृदा का रंग लाल है तो उसके बाद में पीला सा दिखाई देगा, फिर गहरा हरा सा दिखाई देगा, फिर काला सा दिखाई देगा। इस टाइप से अपने मृदा का रंग दिखाई देने लग जाता है ना। तो उस टाइप के जो अलग अलग टाइप से क्या होता जाता है, मृदा का रंग अलग अलग होता जाता है, तो उन्हें अपने क्या बोल देते हैं, सहस्त्र बोल देते हैं। यानी जब मृदा पर ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं तो विभिन्न टाइप की परतें दिखती है अपने को, उन परतों को क्या बोलते हैं, सहस्त्र बोल देते हैं। और इन सहस्त्रों का दिखना ही क्या कहलाता है, मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। फिर से देखते हैं कि मृदा के ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं। जैसे मृदा की एक ऊर्ध्वाधर काट का मतलब एक खड़ी काट लगानी है, ऐसे नहीं है कि ऐसे काट लगा देंगे, डायरेक्ट एक लंबी काट लगानी है अपने को। काट लगा के देखते हैं तो उसमें अलग अलग रंग की क्या दिखाई देने लग जाती है, अपने को मृदा दिखाई देने लग जाती है, जिन्हें अपने क्या बोल देते हैं, सहस्त्र बोल देते हैं। जिन्हें उन्हें क्या बोल देते हैं, अपने सहस्त्र बोल देते हैं। जब किसी मृदा पर ऐसी काट लगाई जाती है जिसमें क्या होते हैं, विभिन्न टाइप के सहस्त्र दिखाई देते हैं, उन सहस्त्रों का दिखाई देना ही क्या कहलाता है, मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। सहस्त्र का दिखाई देना ही क्या कहलाता है, दिखाई देना ही क्या कहलाता है, मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। ये चीज माइंड में सेट रखो ताकि आपके बिना यानी किसी बुक से रटे हुए परिभाषा इसकी याद रह जाए। तो सिंपल सा इतना सा रखो कि मृदा पर ऊर्ध्वाधर काट लगाएंगे, एक लंबी काट लगाएंगे जिसमें विभिन्न टाइप की परतें दिखेंगी, उन परतों का दिखना ही क्या कहलाता है, मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। अब इन जो परतें दिखाई देते हैं उन परतों को क्या बोलते हैं, अपने सहस्त्र बोलते हैं। और इन सहस्त्रों का क्लासिफिकेशन किया गया असहस्त्र, सॉरी ओ, ए, बी, सी और आर। इन 5 सहस्त्रों में क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे इसको मान लेते हैं ओ, इसके बाद में इसको मान लेते हैं ओ सहस्त्र, ए सहस्त्र, बी सहस्त्र, सी और उसके बाद में आर। इतने सहस्त्र अपने क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो इन सहस्त्रों को भी आगे क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। जब मृदा पर ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं तो विभिन्न टाइप की परतें दिखाई देती हैं। इन परतों का दिखाई देना ही क्या कहलाता है, मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। इन मृदा परिच्छेदिका में जो सहस्त्र होते हैं, उन्हें जो परतें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सहस्त्र बोलते हैं। परतें क्या कहलाएगी, सहस्त्र। सहस्त्र को आगे कितने क्लासिफिकेशन किया गया है, तो एक तो ओ में किया गया है, एक ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा किया गया आर के अंदर। तो ध्यान रखना इनके बारे में पूछ ही लेता है। तो जैसे ये मृदा के अपने ने क्या लगाया, काट लगाया, इसको क्या बोल दिया मैंने, ओ बोल दिया, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी, फिर सी। जो आर वाला होगा यानी सी के नीचे वाला जो सहस्त्र होगा, यानी सी के बाद में अपने को क्या दिखाई देने लग जाती है, ठोस चट्टानें दिखाई देने लग जाती है। क्या दिखाई देने लग जाती है, ठोस चट्टानें दिखाई देने लग जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस सहस्त्र के बाद में ठोस चट्टानें दिखाई देने लग जाती है, तो सी सहस्त्र के बाद में कौन सी चट्टानें दिखाई देने लग जाती है, ठोस चट्टानें दिखाई देने लग जाती है। चट्टानों को रॉक्स बोलते हैं तो इसलिए इसे क्या बोल लेते हैं, आर सहस्त्र बोल देते हैं। चट्टानों को रॉक्स बोलते हैं तो इसलिए इनको क्या बोल लेते हैं, आर सहस्त्र बोल देते हैं। ठोस चट्टानें किस सहस्त्र के बाद में दिखाई देती है, तो सी सहस्त्र के बाद में दिखाई देती है। ठोस चट्टानों का सहस्त्र कौन सा होता है, तो आर होता है। ठीक है, सबसे ऊपरी सहस्त्र कौन सा होता है, तो ओ सहस्त्र होता है। सबसे निचले वाला सहस्त्र कौन सा होता है, तो सी सहस्त्र होता है। ये चीजें ध्यान रखना। डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि मृदा परिच्छेदिका में जो विभिन्न टाइप के सहस्त्र दिखाई देते हैं उनमें सबसे ऊपरी सहस्त्र तथा सबसे निचले वाले सहस्त्र को किस में डिवाइड किया गया है, तो सबसे ऊपरी वाले सहस्त्र को ओ सहस्त्र में डिवाइड किया गया और सबसे निचले वाले सहस्त्र को सी में डिवाइड किया गया। सी के बाद में कौन सी चट्टानें दिखाई देने लग जाती है, ठोस चट्टानें दिखाई देने लग जाती है। ठोस चट्टानों को किस सहस्त्र में बोलते हैं, तो आर, रॉक्स। यानी चट्टानों को रॉक्स में, यानी इंग्लिश में चट्टानों को क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, ठोस चट्टानें दिखाई देने लग जाती हैं। उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है कि ओ सहस्त्र को भी आगे क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ओ सहस्त्र को आगे कितने क्लासिफिकेशन किया है, तो 2 भागों में बांटा गया। एक तो O1, दूसरा O2 में बांटा गया। ओ सहस्त्र को भी आगे कितने
क्लासिफिकेशन किया गया है तो दो भागों में किया गया, एक तो O1 दूसरा O2। O1 क्या होता है? अलग अपघटित होता है, अलग अपघटित कार्बनिक सहस्त्र बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? पूर्ण अपघटित कार्बनिक सहस्त्र बोल देते हैं। अलग अपघटित का मतलब क्या होता है कि अपने जो पेड़ पौधे से पत्तियां गिरी है या जो भी कोई कार्बनिक पदार्थ होता है वो अपने को क्या दिखाई देता है? साफ आंखों से दिखाई देता है, अर्थात उनका विच्छेदन नहीं हुआ होता है, तो उसे क्या बोल देते हैं? अलग अपघटित कार्बनिक सहस्त्र बोल देते हैं। यानी इस सहस्त्र में क्या होता है, जो पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई या कार्बनिक पदार्थ हो गए वो अपने को सामान्य आंखों से, यानी जो अपनी आंखें उन आंखों से अपने क्या कर सकते हैं? उन्हें देख सकते हैं। जबकि पूर्ण अपघटित कार्बनिक का मतलब है कि इनमें जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे उनको अपने सामान्य नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। उसके बाद में सहस्त्र आता है। इसे कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है? तो 3 में किया गया, A1, A2, A3। इस सहस्त्र को क्या बोल देते हैं? सबसे ऊपरी खनिज परत बोलते हैं इसे, सबसे ऊपरी खनिज सहस्त्र बोलते हैं इसे, खनिज सहस्त्र बोलते हैं। यानी जब मृदा की खुदाई की जाती है तो सबसे पहले जो खनिज का सहस्त्र मिलता है वो कौन सा मिलता है? सहस्त्र मिलता है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? सबसे ऊपरी खनिज सहस्त्र भी इसे कहते हैं। इसे आगे 3 क्लासिफिकेशन किया गया, A1, A2 और A3। A1 में क्या होता है कि कुछ अलग टाइप के खनिज पाए जाएंगे, यानी जिन खनिजों से, यानी ये जो परत है किन खनिजों से मिलकर बनी है, उस टाइप के खनिज पाए जाएंगे। A2 में कौन से खनिज पाए जाएंगे? तो A2 में सिलिका हो गया, मृत्तिका हो गया, सॉरी सिलिका को क्या बोल देते हैं? मृत्तिका बोल देते हैं। लोहा हो गया या एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, इस टाइप के क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये खनिज सिलिका, लोहा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये पहले तो मान लो यहाँ पर इनका निर्माण हो गया, O सहस्त्र में इनका निर्माण हो गया, तो O सहस्त्र में ये निक्षालन की प्रक्रिया से कहां पर चले जाते हैं? सहस्त्र में चले जाते हैं। सहस्त्र में भी क्या होते हैं? ये निक्षेपण की प्रक्रिया में कहां पर चले जाते हैं? तो A2 सहस्त्र में चले जाते हैं। यानी वैसे तो अपने डायरेक्ट ही बोलेंगे कि O से किस में आ जाते हैं? निक्षालन की प्रक्रिया से A में आ जाते हैं। यानी सहस्त्र में क्या होते जाते हैं? ये तीनों जमा होते जाते हैं। कौन सी प्रक्रिया से? निक्षालन प्रक्रिया से। आगे आएगा वो तभी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। निक्षालन प्रक्रिया से क्या होता है कि सिलिका, लोहा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड O सहस्त्र से किस में चले जाते हैं? सहस्त्र में चले जाते हैं। जब सहस्त्र का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो A में तो क्या होता है? जिन खनिजों से मिलकर ये परत बनी है उनके गुण पाए जाएंगे। A2 में क्या पाया जाएगा? इस टाइप के लोहा, सिलिका या एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाले क्या पाए जाएंगे? खनिज पाए जाएंगे। और ये A3 सहस्त्र होता है वो सारे गुण किसका रखता है? यानी जिस खनिज से, यानी A का क्या रखता है? गुण रखता है सारा था। मतलब A और A3 एक टाइप से समान मान लो। A2 में क्या मान लो? अपने सिलिका, लोहा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाले खनिज मान लो। और A1 में ये सहस्त्र किन खनिजों से मिलकर बनी है, यानी इनके पैतृक पदार्थ कौन से है, उस प्रकार के खनिज इसमें पाए जाएंगे। फिर B सहस्त्र होता है, इसे परिवर्तनशील क्या बोलते हैं? सहस्त्र बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिलिका, लोहा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये जो निक्षालन की प्रक्रिया से A में जमा हुई हैं, ये बाद में निक्षेपण की प्रक्रिया से किस में चले जाते हैं? B सहस्त्र में चले जाते हैं। निक्षेपण की प्रक्रिया से किस में चले जाते हैं? यानी B सहस्त्र में जाके जमा होते जाते हैं। फिर B सहस्त्र में ये जमा हो भी सकते हैं, नहीं भी जमा हो सकते, इसके कारण इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? परिवर्तनशील बोल देते हैं। उसके बाद में C सहस्त्र आता है, तो C सहस्त्र को किस में काउंट कर लेते हैं? लास्ट वाले सहस्त्र ही बोल देते हैं इसे, बस अंतिम वाला सहस्त्र बोलते हैं। और ये क्या होता है? इसके बाद में ठोस चट्टानें दिखाई देने लग जाती है। मृदा परिच्छेदिका का मतलब मृदा की ऊर्ध्वाधर काट। उसके बाद में विभिन्न परतें दिखाई देना, उन्हें क्या बोल देते हैं? सहस्त्र बोल देते हैं। इन सहस्त्रों का दिखाई देना ही क्या कहलाता है? मृदा परिच्छेदिका कहलाते हैं। कितने टाइप के सहस्त्र होते हैं? तो ये 4 टाइप के सहस्त्र होते हैं, O, A, B, C।
कौन से सहस्त्र स्तर के बाद में सबसे ठोस चट्टानें दिखाई देती है? तो सी सहस्त्र स्तर के बाद में चट्टानें, ठोस चट्टानें दिखाई देती है। कौन सा सहस्त्र स्तर सबसे ऊपर पाया जाता है? तो ओ सहस्त्र स्तर होता है, वो सबसे ऊपर पाया जाता है। कौन सा सहस्त्र स्तर सबसे नीचे पाया जाता है? तो सी सहस्त्र स्तर सबसे नीचा पाया जाता है। किस सहस्त्र स्तर में को सबसे ऊपरी खनिज परत कहते हैं? तो एस सहस्त्र स्तर को सबसे ऊपरी खनिज कहते हैं। इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट यही क्वेश्चन बनते हैं हाफ नंबर के। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। आज तक यही, और कल पढ़ेंगे अपने। थैंक यू।